हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एनटीएससी गुरु। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राइटिंग स्किल्स और ग्रामर की कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके इंग्लिश के पेपर में आपकी हेल्प करने वाली है। तो ग्रामर के कुछ रूल्स को हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, जैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल्स, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। एंड राइटिंग स्किल्स, आपको एक लेटर लिखना होगा। यू मे बी आस्क्ड टू राइट अ लेटर टू एन एडिटर, या आपको लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को लिखते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो लेक्चर के जरिए समझने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन विथ द राइटिंग स्किल्स। आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है, तो लेटर लिखते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ों को हम चलिए ब्रीफली समझ लेते हैं। द फर्स्ट वन इज गिव नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। आप एडिटर को लिख रहे हो, न्यूज़पेपर के एडिटर को कोई लेटर लिख रहे हो या फिर किसी और पर्सन को लिख रहे हो, लेकिन उनको वो जरूरी इन्फॉर्मेशन आप जरूर दीजिए। आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप ऑप्शन जब चूज करें तो आप ये देखें कि आप वो सारी इन्फॉर्मेशन दें उनको जो जरूरी है, तो ऑप्शन आप उस हिसाब से ही चूज करें। देन सीक सोल्यूशन विदाउट ब्लेमिंग। आपको सोल्यूशन चाहिए या आपको उनको ब्लेम करना है? कभी कभी हम क्या करते हैं, उनको ब्लेम करने लग जाते हैं। डोंट डू दैट। जैसे आप बोलोगे कि आई हैव रिटन लेटर्स मेनी टाइम्स बट नो एक्शन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड, हाउ डेयर यू डू नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस। कैसे तुम्हारी हिम्मत हो गई? यू टॉक समथिंग लाइक दिस, तो ये क्या हो गया? ब्लेमिंग द पर्सन। डोंट डू दैट, सीक सोल्यूशन इंस्टेड। क्या आप उनको बोल सकते हैं कि I have written letters many times before, however no action has been taken in this regard, which is unfortunate. तो ये क्या है? You are seeking solution. आप बोल रहे हो कि मैंने लिखा है, कुछ काम नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं किया गया है, जो अच्छी बात नहीं है। तो आप अपनी बात अच्छे से रखेंगे, ब्लेम नहीं करेंगे। You need to focus on the solution. Then be polite and professional. अपनी बात को आपको पोलाइटली बोलना है, प्रोफेशनली बोलना है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप अगले पॉइंट को मिलाएंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। बी फर्म विदाउट बीइंग रूड। देखो, पोलाइटनेस, फर्मनेस, एक तो क्या होता है कि हमने कुछ बोला ही नहीं। देन पोलाइटली का मतलब क्या हो कि आपने चीज को अच्छे से बोला। फर्म का मतलब अच्छे से बोला और आपने साथ ही अपनी प्रॉब्लम भी शेयर की। बट यू डोंट हैव टू बी रूड। जैसे कि हम बोले, मैंने कई बार लेटर लिखे, आप लोगों को समझनी पड़ती है, आप काम ही नहीं करते हो कुछ भी। दिस इज बीइंग रूड। डोंट डू दैट। इंस्टेड ऑफ दैट यू मे सिंपली से, जैसे कि हमने बोला, I have written letters before, however no action has been taken in this regard and we are facing a lot of difficulties because of this. कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपने क्या बोला? अपनी प्रॉब्लम रखी, पोलाइटली रखी। आप पोलाइटली उनसे बात कर रहे हैं, आप फर्म है। सो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन यू राइट अ लेटर टू एडिटर, डोंट आस्क देम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। न्यूज़पेपर का जो एडिटर है ना, आपने उनको लेटर लिखा, वो क्या करेंगे कि ये लेटर को न्यूज़पेपर में पब्लिश कर लेंगे। वो आपके यहाँ पे घर के आसपास गड्ढे हो रहे हैं, तो न्यूज़पेपर का एडिटर मजदूर लाके उन गड्ढों को भरने वाला नहीं है। वो काम नहीं करेंगे। वो सिर्फ क्या करेंगे, लेटर को पब्लिश किया ताकि ज्यादा लोगों तक न्यूज पहुंचेगी। अथॉरिटीज की, अगर अथॉरिटी सो रही है, उन्होंने काम नहीं किया, तो न्यूज़पेपर में जब वो देखते हैं, मीडिया इज ए वेरी पावरफुल टूल दैट कॉमन मैन कैन यूज, तो उसके जरिए वो जाग जाएंगे। ऐसा हो सकता है। तो न्यूज़पेपर जो एडिटर है उसको कभी भी नहीं बोले कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आप उनको तो यही बोलेंगे कि प्लीज पब्लिश, प्लीज escalate this matter, please print it and bring it to the people so that people know we are facing a lot of difficulties, so that authorities wake up and they take a necessary action in this regard. तो जब आप एडिटर को लिख रहे हैं लेटर, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं बोलना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, स्टिक टू द पॉइंट। स्टिक टू द पॉइंट का मतलब क्या हुआ? टॉक ओनली अबाउट अ प्रॉब्लम दैट द डिपार्टमेंट कैन सॉल्व। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में, आपके आसपास जो एरिया है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बार बार जाती है, पावर फेलियर बार बार हो जाता है। आप उनको लेटर लिख रहे हो, तो उनको लेटर में ये मत लिखना कि हमारे यहाँ बिजली नहीं आती है, बार बार परेशानी होती है और कचरा गाड़ी नहीं आ रही है, कचरा भी इकट्ठा करने कोई नहीं आता है, हमारे से कोई लेने नहीं आता, रोड पर गड्ढे हो रहे हैं, वो अलग बात है। अब साथ जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है, वो आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला थोड़ी है। उनका काम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो जिसका जो काम है, आप केवल उसी काम की बात करेंगे। स्टिक टू द पॉइंट। आपके यहाँ पे कचरा गाड़ी नहीं आ रही है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले जो बेचारे, उनकी प्रॉब्लम नहीं है, वो केवल इलेक्ट्रिसिटी का काम कर सकते हैं। तो जब आप लेटर लिख रहे हैं, तो आप इन सारे पॉइंट्स का अगर ध्यान रखेंगे, तो ट्रस्ट में आपको बहुत हेल्प मिलेगी सही ऑप्शन चूज करने में एंड इन स्कोरिंग वेल। हाय फ्रेंड्स, 24 minutes, 2 million views, highest watched video on JEE. Shall I say something else? If you are an IIT aspirant, go watch it now. Eye opener for IIT JEE aspirants and get mesmerized.
इसके बाद हम चलते हैं हमारी ग्रामर पर। सबसे पहले हम ले लेते हैं मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं, जैसे कैन, मे, शुड, मस्ट, ये जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो आई इज द सब्जेक्ट, कैन जो है वो मॉडल है, स्पीक जो है वो वर्ब है। वर्ब के 3 फॉर्म्स हैं हम जानते हैं, वैसे मॉडल्स आप जानते हैं तो ब्रीफली हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। कैन और मे में हमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको देख के समझ में आना चाहिए कि कैन सही होगा या मे सही होगा। कैन टॉक्स अबाउट एबिलिटी, मे टॉक्स अबाउट प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू से ही कैन हेल्प यू, मतलब वो तुम्हारी मदद कर सकता है, वो तुम्हारी मदद करने में सक्षम है, ही इज एबल टू हेल्प यू। बट व्हेन यू से ही मे हेल्प यू, हो सकता है वो तुम्हारी हेल्प करे। ही मे हेल्प यू का मतलब क्या है, हो सकता है वो तुम्हारी हेल्प करे। यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो जब आपको ऑप्शन चूज करना है तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि वो सेंटेंस में आगे पीछे जो चीजें लिखी हुई है उससे क्या मैसेज जा रहा है। सिमिलरली शुड, मस्ट एंड ऑट टू, इन 3 चीजों को हमें समझने की जरूरत है। शुड का सिंपली मतलब होता है करना चाहिए, मस्ट का मतलब होता है करना ही चाहिए, ये दो हम अच्छे से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही शुड हेल्प यू, उसको तुम्हारी मदद करनी चाहिए। ही मस्ट हेल्प यू, उसको तुम्हारी मदद करनी ही चाहिए। ऐसा कैसे करेगा, उसको मदद करना ही चाहिए, बहुत जरूरी है ये। बट व्हेन यू से वी ऑट टू हेल्प द नीडी, ऑट टू का मतलब क्या होता है, शुड के जैसा ही होता है। द ओनली डिफरेंस इज यू यूज ऑट टू व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम मॉरल रिस्पांसिबिलिटी। मॉरल रिस्पांसिबिलिटी का मतलब क्या है, वी ऑट टू हेल्प द नीडी, हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। तो आप चाहें तो यहाँ पे शुड भी यूज कर सकते हैं, बट ऑट टू यूज किया जाता है यहाँ पर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ए मॉरल रिस्पांसिबिलिटी। तो ऑट टू की जगह शुड यूज किया जा सकता है ना, जैसे शुड की जगह आप ऑट टू हर जगह नहीं लगा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, ऑट टू कहाँ यूज किया जाता है, जब भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है वो काम करना। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला वी ऑट टू हेल्प द नीडी, हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, तो ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। लेकिन क्या आप ये बोलेंगे वी ऑट टू ड्रिंक मिल्क, हम बोलेंगे वी शुड ड्रिंक मिल्क, हमें दूध पीना चाहिए, लेकिन क्या ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं। इट्स गुड फॉर हेल्थ, दूध पीना एक अच्छी बात है, तो वहां पर आप शुड का यूज करेंगे क्योंकि वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि आप दूध पियो। तो ऑट टू का यूज कब किया जाता है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप इन सब के नेगेटिव सेंटेंस बनाते तो सीधे इनके बाद नॉट लग जाता है, he cannot help you, he may not help you, etc. ought का जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते तो ought और to के बीच में नॉट लगता है। फॉर एग्जाम्पल we ought not to help, जो सेंटेंस बनने वाला है तो नॉट इन दोनों के बीच में आएगा। नीड जो है इसका नेगेटिव में सेंटेंस बनता है, ये भी एक मॉडल है, इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म आता है, he need not help you, उसके लिए जरूरी नहीं कि वो तुम्हारी हेल्प करे। अब इसमें आपको याद रखना है कि जब आप टेंसेस पढ़ते हैं तो ही के साथ एक्चुअली नीड्स लगाते हैं, ही नीड्स अ पेन, लेकिन यहां पर आप ही नीड्स नहीं लगाएंगे, ही नीड नॉट हेल्प यू, ही आई कुछ भी हो उन सब के साथ आपको क्या लगाना है, नीड। नीड्स कहीं पर भी लगने वाला नहीं है। तो इस तरह से आप मॉडल्स का यूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप ऑप्शन चूज कर लेंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर जिस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम कई बार इससे रिलेटेड गलतियां करते हैं। हम देखिए फॉर्मल इंग्लिश सीख रहे हैं, एक लेवल की इंग्लिश सीख रहे हैं, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे ध्यान से स्लिप हो जाती है, इन पे स्पेशली ध्यान देना। तो चलिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी बोला जाता है। व्हाट डज इट मीन, कौन से सब्जेक्ट के साथ किस तरह की वर्ब यूज की जाती है। देखो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल हो सकता है, तो आप किसके साथ कौन सी वर्ब यूज करेंगे, वर्ब का फॉर्म अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग तरीके का होता है, सिंगुलर के साथ अलग होता है, प्लूरल के साथ अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, बट ही प्लेज क्रिकेट, तो ही के साथ आप प्लेज लगाते हैं, प्ले में एस लग जाता है। तो ये फॉर्म्स जब चेंज होते हैं, या तो आपको पता है कि हाँ प्लूरल के साथ अलग होगा, जैसे ही सिंगुलर है, ही के साथ प्लेज आएगा, वी प्लूरल है तो वी के साथ से आएगा या प्ले आएगा, कुछ भी चीज हो सकती है। तो हमें जब सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन आता है, एक साथ दो सब्जेक्ट्स अगर आ रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, जब दो चीजें आ रही है हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि किसके हिसाब से हमें यूज करना है वर्ब का फॉर्म। तो इसमें हम वो एग्जांपल्स ले रहे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में, समझने में। द फर्स्ट वन इज राहुल इज वेटिंग फॉर यू। नाउ राहुल सिंगुलर है तो राहुल के साथ आप क्या लगाते हैं, इज। राहुल इज वेटिंग फॉर यू, राहुल की जगह अगर वी लिखा होता तो आप क्या बोलते, वी आर वेटिंग फॉर यू, वी के साथ प्लूरल आता है यानी आर आता है। अब राहुल एंड आई आर वेटिंग फॉर यू, राहुल एंड आई, अब दो लोग हो गए ना, तो इसके साथ क्या आएगा, आर। हम कंफ्यूजन ये हो सकता है किसी को कि राहुल एंड आई एम लगाना है कि आर लगाना है, आपको आर लगाना है, यहाँ पर एम नहीं लगाना है। राहुल एंड आई आर वेटिंग फॉर यू, यहाँ पर क्या आ रहा है, एंड। देखो जब एंड आ रहा है तब रूल अलग होगा, और जब आ रहा है तब रूल अलग होगा। जैसे हम दो लोगों की बात करें, राहुल एंड पंकज आर गोइंग टू मार्केट, तो राहुल एंड पंकज तो दो लोग हो गए, अब तो वो प्लूरल हो गया, उसके साथ आप आर का यूज करेंगे।
हम बढ़ते हैं आगे। राहुल और पंकज इज प्लानिंग टू विजिट शिमला। अब यहाँ पर आपने और लगा दिया, और का मतलब क्या होता है, इनमें से एक, या तो राहुल या फिर पंकज। तो दो लोगों के नाम लिखे हुए लेकिन उनमें से एक ही पर्सन प्लान कर रहा है, तो यहाँ पर आपको इज लगाना पड़ेगा। राहुल और पंकज, दिस इज सिंगुलर। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द क्वालिटी ऑफ ऑरेंजेस इज गुड। क्वालिटी जो है वो न सिंगुलर है न प्लूरल है, ये अनकाउंटेबल है। नाउन्स जो होती है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल भी होती है, तो अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर ही होती है। काउंटेबल जो है वो सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। जैसे ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब एक ऑरेंज है। ऑरेंजेस ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन आप उनको काउंट कर सकते हैं, सो दे आर काउंटेबल। लेकिन क्वालिटी इज नॉट काउंटेबल, ये जो है हमेशा सिंगुलर होगी। द क्वालिटी ऑफ ऑरेंजेस इज गुड। अब हम यहाँ ऑरेंजेस देखते हो तो हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि ऑरेंजेस आ रहे तो हमें आर लिखना चाहिए, आर गुड। नहीं, आप ऑरेंजेस की बात नहीं कर रहे हो। व्हाट इज गुड? द क्वालिटी ऑफ ऑरेंजेस। तो क्वालिटी इज अनकाउंटेबल, इसलिए आप क्या बोलेंगे, तो क्वालिटी ऑफ ऑरेंजेस इज गुड। आगे के जो चीजें हैं हमें अपना दिमाग लगाना है। जब आप सिंगुलर प्लूरल यूज करते हैं तो कई बार अगर आप अपना दिमाग लगा लोगे ना तो उसी से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ देम लिव्स हियर। अब देम तो बहुत सारे लेकिन वन ऑफ देम, तो उनमें से एक ही रहता है ना, तो ये तो सिंगुलर हो गया। वन इज सिंगुलर, वन ऑफ देम लिव्स। वन के साथ लिव में एस लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। अगला अगर आप देखेंगे, बोथ ऑफ देम लिव हियर। बोथ ऑफ देम क्या हो गया, वो दोनों, मतलब प्लूरल हो गया ना, दो लोग हो गए हैं, इसलिए आप क्या यूज करेंगे, लिव। अब हम अगला चलते हैं। ईदर ऑफ देम इज केपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस। ईदर ऑफ देम का मतलब क्या होता है, दो लोग हैं और दोनों में से कोई भी। ईदर ऑफ देम इज केपेबल। अब देखो दो लोग हैं और दोनों ही केपेबल है, लेकिन आप जब ईदर का यूज कर रहे हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन एट अ टाइम, कि दो लोग हैं, ए और बी। ए इज केपेबल ऑफ सॉल्विंग इट, बी इज केपेबल ऑफ सॉल्विंग इट। ईदर ऑफ देम इज केपेबल ऑफ सॉल्विंग, तो ईदर ऑफ देम के बाद आर नहीं आएगा, इज आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है। देन neither of them is capable of solving this। again neither of them मतलब उन दोनों में से कोई भी नहीं है, तो कोई भी नहीं है वो हमेशा सिंगुलर। जैसे no one, no one हमेशा सिंगुलर है। no one lives here, यहां पर कोई नहीं रहता है, तो no one is always singular। तो जब बिल्कुल कुछ भी नहीं है तो that is always considered as a singular noun और singular subject। हम बढ़ते हैं आगे और ले लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। either Tom or Russell is fit for this job। जैसे सिर्फ और लगाते हैं, उसके साथ अगर आपने ईदर लगा लिया, अब हम कैसे देखते हैं, समझा जाए इसको। ईदर टॉम और रसल इज फिट फॉर दिस जॉब। जब भी और आ रहा है आपको एक और चीज समझनी चाहिए कि ये इज आएगा या और आएगा, इज या आर आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट दैट कम्स क्लोजर। अगला वाला भी एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ईदर टॉम और रसल इज फिट फॉर दिस जॉब, या तो टॉम फिट है या फिर रसल फिट है। अब दूसरा वाला सेंटेंस देखिए, अगला वाला क्या बोलता है, either Tom or his friends are supposed to come। या तो टॉम या फिर उसके फ्रेंड्स are supposed to come। अब हम आर क्यों लगा रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि इसके पास में कौन है। देखो यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, टॉम है एंड हिज फ्रेंड्स है। आर किसके, मतलब जो हिज फ्रेंड्स है, वर्ब किसके पास आ रही है, हिज फ्रेंड्स के पास, तो हिज फ्रेंड्स तो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हमने आर लगा दिया। ऊपर वाले को अगर आप देखेंगे रसल, तो रसल सिंगुलर था इसलिए आपने इज लगा दिया था। यहाँ पर हिज फ्रेंड्स आ रहा है तो यहाँ पर आर लगेगा। आप ये कंफ्यूजन करता है हमें कि वो यार टॉम भी है, हिज फ्रेंड्स भी है, तो इज लगाएं या आर लगाएं। तो इसका रूल क्या है, जो पास में होता है उसके हिसाब से लग जाता है कि जब पास में क्या आ रहा है, हिज फ्रेंड्स, दैट इज प्लूरल, तो इसके साथ आपको आर लगाना है। नाउ राहुल और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सिमिलर रूल विल बी एप्लीकेबल हियर एज वेल कि राहुल और आई एम रिस्पॉन्सिबल। हम सोचते हैं कि राहुल भी है, आई भी है, तो इज लगाएं कि एम लगाएं। रूल क्या बोलता है, ये जो है इसके पास में कौन आ रहा है, तो यहां पर अगर राहुल आता मान लो तो आप इज लगा लेते, जो पास में आ रहा है क्या है, पास में आई। एक और रूल होता है इसमें जो आपको समझना चाहिए, कभी भी राहुल और आई ही आएगा, आई और राहुल नहीं आता। एज ए रूल आई हमेशा बाद में आता है। जब भी कुछ भी पहला लिखा हुआ हो और दूसरा आई है तो ये नियम है कि पहले कुछ और आएगा और आई उसके बाद में ही आता है। देन वी टेक द नेक्स्ट सेंटेंस। ये भी कंफ्यूज कर सकता है। देखो मैंने सेंटेंसेस वो सारे लिए जहां पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की गुंजाइश होती है। 10,000 रुपीज इज ए स्मॉल अमाउंट या आर ए स्मॉल अमाउंट। हम क्या सोचते हैं 10,000 रुपीज या 10,000 तो प्लूरल है तो आर आना चाहिए, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। क्यों है सिंगुलर, 10,000 रुपीज इज ए स्मॉल अमाउंट। 10,000 रुपीज तो एक ही अमाउंट है ना, 10,000 रुपीज बहुत सारे अमाउंट नहीं है। 10,000 मिला के 10,000 रुपए मिला के एक अमाउंट है और वो अमाउंट छोटी है। सो 10,000 रुपीज इज ए स्मॉल अमाउंट। Then many examples of honesty are seen in Rajasthan।
ये सारे एग्जाम्पल्स लिए हुए मैंने, ऐसा मत सोचना ना कि राजस्थान में ईमानदार लोग होते बाकी जगह बेईमान होते, ऐसा नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल्स आई हैव टेकन। अब देखो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑनेस्टी, हम यहाँ भी कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे वहां क्वालिटी था ना, द क्वालिटी ऑफ ऑरेंजेस इज गुड, तो क्वालिटी अनकाउंटेबल थी, उसके साथ हमने इज लगा लिया था। यहाँ पर भी ऑनेस्टी अनकाउंटेबल है तो हम इज लगा लेंगे। क्या दिमाग लगाने की जरूरत है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो भी ये सारे हैं आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से एक बार फिर पढ़ें, कंपेयर करें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हो सकती है, में कहाँ डाउट हो सकता है। मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑनेस्टी आर सीन इन राजस्थान। व्हाट इज और व्हाट आर सीन इन राजस्थान? मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑनेस्टी। तो मेनी एग्जाम्पल्स की बात हो रही है, वो प्लूरल है। क्वालिटी ऑफ ऑरेंजेस, तो क्वालिटी वहां पर सिंगुलर थी, यहाँ पर मेनी एग्जाम्पल्स हो रहे हैं। सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑनेस्टी आर सीन इन राजस्थान। अगला जो सेंटेंस है, द पेन दैट यू गेव मी येस्टरडे इज लॉस्ट। ऐसा कुछ भी, जैसे द पेन, हम क्या है कुछ ना कुछ उसका डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, जैसे द मैन हु मेट यू येस्टरडे इज माई फ्रेंड, तो द मैन इज माई फ्रेंड। आपको ऐसे देखना, बीच में कुछ भी डिस्क्रिप्शन आ जाए, द मैन हु मेट यू येस्टरडे इज माई फ्रेंड, बीच में डिस्क्रिप्शन से हमें कोई लेना देना नहीं होता, यू जस्ट फोकस ऑन द मेन वर्ड। फॉर एग्जांपल, द पेन दैट यू गेव मी येस्टरडे इज लॉस्ट, द पेन इज लॉस्ट। एक्चुअल सेंटेंस क्या है? द पेन is lost. Which pen is lost? The pen that you gave me yesterday. तो मेन फोकस हमें किस चीज पे रखना है? The pen. तो ये the pen के साथ आपको क्या लगाना है? Is. Then we take the next one. He along with his friends. और अगला वाला भी ले लो, he as well as his friends. इसमें हम सिर्फ ये along with या as well as में हम ये नहीं देखते, आगे का देखते। जैसे मैंने आपको बताया था ये either Tom or his friends, तो जब either और का रूल क्या कहता है कि जो वर्ब के पास में है उसके हिसाब से आप वर्ब लेंगे। his friends के साथ आपने क्या लगा लिया था? are। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। along with की जब बात होती है, as well as का जब यूज किया जाता है, तो हम as well as और इनके बाद जो आता है उसके हिसाब से वर्ब नहीं लेते, जो शुरुआत में आया था उसके हिसाब से वर्ब लेंगे। he along with his friends is eating noodles, तो is he is eating noodles ऐसा है। so he along with his friends, तो his friends के हिसाब से नहीं लगेगी वर्ब, वर्ब किसके हिसाब से लगेगी? he के हिसाब से। Similarly, he as well as his friends is eating noodles, ये नहीं बोलेंगे he as well as his friends are। हाँ देखो सेंटेंस में ये he and his friends, अगर ऐसा होता he and his friends are eating noodles, वहां पर are आता है क्योंकि आप वहां पे and का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आप as well as या along with का यूज कर रहे हैं, तो इनमें आपको is लगाना पड़ेगा। is क्यों लगेगा? बिकॉज यू आर यूजिंग he here, तो जो इनिशियली सब्जेक्ट आता है इस पे आपको ध्यान देना है। लास्ट वाला सेंटेंस हम लेते हैं, Many a boy has already come। Many a boy का मतलब होता है many boys। आपको many a boys नहीं लिखना है, many a boy लिखना है, तो मतलब दोनों का सेम ही होगा। जैसे आप बोलो many a boy has already come या many boys have already come, दोनों का मतलब एक ही है, बट द डिफरेंस इज जब आपने लिखा है many a boy, तो यहाँ पे a boy आएगा, boys नहीं आएगा। many a boy has come, so many a boy ये जो होता है that is considered to be singular। तो सिंगुलर और प्लूरल, जैसे आपको कहीं भी डाउट हो, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, मैंने बोला आपको कि स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, बाद में भी रिवाइज कर लें और कंपैरेटिवली भी देखिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे यहाँ और के बाद मैंने बताया फ्रेंड्स का, तो ये इज आएगा या आर आएगा या अलॉन्ग विद एज वेल एज का भी बताया है। ऐसे क्वालिटी ऑनेस्टी जो हमने बोला कि मिनी एग्जाम्पल्स के साथ क्या आ रहा है, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ लीजिए। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। Hi friends, it's the time to unveil the product of years of our hard work and research on NTSC. The team has really gone that extra mile, pouring heart, brain, conscience, developing this NTSC Guru. It not only comprises of state-specific video lectures, practice lectures, tests. You will also get the set of most probable questions that can be asked in the forthcoming NTSC of your particular state. It really took us 6 long years of complete research and development to figure out what different states ask or might ask in NTSC. And now we are more than sure that we have now decoded the Da Vinci Code of NTSC. So subscribe to NTSC Guru if you want NTSC specific concept lecture, fantastic course material, State-of-the-art practice videos And very finely drafted All India Test Series. So ensure your success for this once in a lifetime opportunity of enjoying pride, prestige and glory. Enjoy NTSC. Best of luck.
और उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, इस पे भी क्वेश्चंस लगभग 100% आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। तो चलिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है किसी पर्सन ने कुछ बोला और हमने उसको ऐसा का ऐसा उसी के शब्दों में बोल दिया, उसी के शब्दों में लिख दिया, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है, हमने उसकी बात को बोला लेकिन हमने उसके वर्ड्स को यूज नहीं किया, वी सेड इट इन आवर ओन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई विल बी लेट। ही सेड टू मी, उसने मुझे बोला, उसने क्या बोला, व्हाट वर हिज वर्ड्स, आई विल बी लेट। तो अब जब आप डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो क्या करते हैं, जैसे ही सेड टू मी के बाद आप कॉमा लगाते हैं और इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं जो चीज आपको बोली गई है वो वाली। देन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि आपने उसके शब्दों को एग्जैक्टली यूज नहीं किया। जैसे he told me that he would be late, what did he tell you, he would be late। तो he would be late उसके वर्ड्स नहीं है, ये तो आपके वर्ड्स है। उसके वर्ड्स क्या थे, I will be late। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या हुआ, जैसा उसने बोला ऐसा का ऐसा आपने छाप दिया। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है, उसने जैसा बोला आपने उसके हिसाब से नहीं छापा, आपने उसमें कुछ चीजों को चेंज किया और अपने हिसाब से बोला। तो इन चीजों को हम लेके कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ रूल्स को समझने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, he says to me I am honest। तो he says to me जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और I am honest इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आसानी के लिए आप इसको he says to me को बोल देंगे बाहर वाला पार्ट, I am honest इज अंदर वाला पार्ट। अंदर वाला पार्ट मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट। सो व्हाट इज द रूल, if the reporting verb is in the present tense or future tense, the tense of the reported speech does not change। मतलब he says to me अगर ये प्रेजेंट टेंस में है, ये वाला पार्ट प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो अंदर वाले का टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे ही सेज टू मी आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। ही टेल्स मी दैट ही इज ऑनेस्ट, तो ही इज ऑनेस्ट भी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। तो ही सेज टू मी को आप क्या लिख लेते हैं, ही टेल्स टू मी। एग्जाम्पल में हर चीज को ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या चेंज हो रहा है। ही सेज टू मी की जगह आपने क्या लिख दिया, ही टेल्स मी। ये तो भी प्रेजेंट टेंस में और अंदर वाला जो है वो भी प्रेजेंट टेंस में, आपने उसका टेंस चेंज नहीं किया। इसी तरह अगर यहाँ पर ऐसा होता ही विल से टू मी आई एम ऑनेस्ट, तो आप यहाँ क्या लिख देते हैं, ही विल टेल मी दैट ही इज ऑनेस्ट। तो आप अगर बाहर वाला पार्ट अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में, अंदर वाले टेंस का पार्ट आप चेंज, अंदर वाला जो पार्ट है उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। दूसरा वाला क्या रूल है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच अंडरगोज चेंज। मतलब अगर ये ही सेज टू मी की जगह अगर ही सेड टू मी है, ये पास्ट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब, तो अंदर वाले का टेंस चेंज होता है। तो टेंस चेंज कैसे होता है, क्या क्या चीजें हैं उसको हम समझते हैं। सो द फर्स्ट वन इज ऑल द प्रेजेंट टेंसेस चेंज टू देयर रिस्पेक्टिव पास्ट टेंसेस। अगर अंदर वाला पार्ट प्रेजेंट टेंस में है तो वो पास्ट में बन जाएगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो वो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड सो ऑन। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही सेड टू अर्पण आई लाइक नूडल्स। अब देखो ही सेड टू अर्पण, ये कौन सा टेंस है, सेड आ रहा है मतलब पास्ट टेंस है ना, तो आई लाइक नूडल्स दिस टेंस विल चेंज। आई लाइक नूडल्स इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट विल चेंज। अब देखो ही टोल्ड अर्पण, ही सेड टू मी का क्या बन जाता है, टोल्ड। ही टोल्ड अर्पण दैट, आई की जगह बन जाएगा ही told अर्पण that he liked noodles। like की जगह liked मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस से क्या बन गया, सिंपल पास्ट टेंस। और यहाँ पे he की जगह अगर she होता तो आप क्या लिखते हैं, she said to अर्पण I like noodles, ये बन जाता she told अर्पण that she liked noodles। तो ये he बनेगा या she बनेगा, ये इस ओरिजिनल सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि ये बोला किसने था। अगर ऐसा होता कि he said to अर्पण I am going to market, I am going to market क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये चेंज हो जाता तो वो बन जाता ही वॉज गोइंग टू मार्केट। तो हर प्रेजेंट टेंस उसके रेस्पेक्टिव पास्ट में, मतलब जैसे सिंपल प्रेजेंट बिकम सिंपल पास्ट एंड सो ऑन। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखने की वो ये है कि सिंपल पास्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर ये जो अंदर वाला पार्ट है, इफ इट इज इन सिंपल पास्ट टेंस दैट बिकम्स पास्ट परफेक्ट टेंस। एग्जांपल, नेहा सेड टू मी आई बॉट शूज। सो नेहा टोल्ड मी दैट शी हैड बॉट शूज। आई बॉट शूज कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस जो है वो भी पास्ट परफेक्ट बनता है। एक और चीज यहां समझने की जरूरत है, प्रेजेंट परफेक्ट जो है ना वो भी पास्ट परफेक्ट बनता है। तो अगर यहां ऐसा होता ही सेड टू मी आई हैव बॉट शूज, अगर ऐसा होता शी सेड टू मी आई हैव बॉट शूज, तो भी आपका आंसर जो है वो यही रहता। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे अंदर, तो भी इनडायरेक्ट स्पीच में वो पास्ट परफेक्ट बनेगा, और सिंपल पास्ट है
वो भी पास्ट परफेक्ट ही बनने वाला है। तो दो टेंस का एक जैसा चेंज होता है। तो ऑप्शन चूज करते टाइम अगर इस पे आ गया, so please be careful about it. Now we move on and we look at some changes which we observe when we are changing the sentence from direct speech to indirect speech. और ये सारे हम तब देखते हैं जब बाहर वाला पार्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है दैट इज इन पास्ट टेंस। अगर will है तो will becomes would, shall becomes should, हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में shall का यूज लगभग नहीं के बराबर होता है। can becomes could, may becomes might, has to या have to becomes had to। और कुछ और वर्ड्स जो चेंज होते हैं उन वर्ड्स पे आपको स्पेशली ध्यान देना है, हम इनके ऊपर एग्जांपल्स भी लेने वाले हैं। दिस बिकम्स दैट, अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस आ रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच में दैट आ जाएगा। दीज बिकम्स दोज, दिस का मतलब होता है कोई भी एक चीज, जैसे दिस पेन, दीज कहाँ आता है, दीज पेन्स प्लूरल के साथ आता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको हेल्प करेगा। एंड देन वी चेक द नेक्स्ट थिंग्स, हियर बिकम्स देयर, नाउ बिकम्स देन, today becomes that day, tonight becomes that night, tomorrow the next day, the following day भी हो सकता है। tomorrow को जो the next day है इसकी जगह आप the following day भी बोल सकते हैं। yesterday becomes the previous day। then let us take some examples based on what rules we have considered so far। the first one is he said to Pooja I am watching TV now। सारी चीजों को ऑब्जर्व करना है। he said to Pooja बन जाएगा he told Pooja। अब देखो I am watching TV is present continuous tense, तो I की जगह बन जाएगा he because he has said it। so he told Pooja that he was watching TV then, now becomes then। एक और चीज आपने अभी तक अगर ऑब्जर्व नहीं की हो तो बता दूं, इनडायरेक्ट स्पीच में आप कभी भी इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं करते हैं। इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड ओनली इन ए डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। देन नेहा सेड I drank coffee here yesterday। अब एक चीज आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे, he said to Pooja, तो ये क्या बन जाता है, he told Pooja। अब इसमें नेहा said to whom ऐसा नहीं लिखा है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, नेहा सेड को आप नेहा सेड ही रखेंगे। आई ड्रैंक कॉफी सिंपल पास्ट टेंस है, तो क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो आपको देखकर ये समझ में आ जाना चाहिए, टेंसेस बहुत बेसिक चीज है, 10th क्लास में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको टेंसेस तो आते होंगे। तो नेहा सेड दैट शी हैड ड्रंक कॉफी, हियर बिकम्स देयर, यस्टरडे की जगह क्या बन जाएगा, द प्रीवियस डे। लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। हर एग्जांपल में आपको कुछ ना कुछ चीज सीखनी है। Now look at here, the teacher said 60 minutes make an hour। अब the teacher said past में है तो अंदर वाले का टेंस चेंज होगा, इस सेंटेंस में टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये मैं बाद में बताने वाला हूं, पहले सेंटेंस समझ लेते हैं। The teacher said that 60 minutes make an hour। 60 minutes make an hour प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ पास्ट टेंस था तो भी आपने टेंस का जो अंदर वाला है इसका टेंस चेंज नहीं किया, जबकि आप ऊपर देखोगे आई एम वॉचिंग टीवी तो ही वॉज वॉचिंग टीवी हो गया। यहाँ 60 मिनट्स मेक एन आवर को 60 मिनट्स मेड एन आवर क्यों नहीं बनाया, इसका भी एक रूल है। बाहर वाला जो पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब वो प्रेजेंट टेंस में हो पास्ट टेंस में हो हमें कोई मतलब नहीं है, अगर जो अंदर वाला पार्ट है इट टॉक्स अबाउट ए जनरल फैक्ट और ए यूनिवर्सल ट्रूथ। अब जैसे 60 मिनट्स मेक एन आवर ये तो एक जनरल फैक्ट है। अगर हम ये बोलें कि दिल्ली इज, he said Delhi is the capital of India, New Delhi is the capital of India actually, तो हम क्या बोलेंगे, he said that New Delhi is the capital of India, was the capital नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि एक जनरल फैक्ट है, जनरली नोन फैक्ट है। ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ कुछ हो गया जैसे कि he the teacher said to the students the earth revolves around the sun, तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो है ये एक एक्सेप्शन है, इसका टेंस चेंज नहीं होता। कोई जनरल फैक्ट भी हो सकता है उसका भी टेंस चेंज नहीं होता है। Then there are different types of sentences। sentences जैसे हम बोलते हैं कि एक affirmative sentences होते हैं जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकते हैं। दूसरा ये वाला जो है he said to his servant open the door। ओपन द डोर का मतलब क्या है, ये ऑर्डर हो सकता है या रिक्वेस्ट हो सकता है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी को कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है उसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को जब आप चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड ऐसा कुछ वर्ड यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल he said to his servant, अब सर्वेंट को बोल रहा है तो ऑर्डर दे रहा होगा, he ordered his servant open the door, तो आप यहाँ पे to लगा देते हैं, he ordered his servant to open the door। अब आपको कुछ सेंटेंस को पढ़ के समझ में नहीं आ रहा, जैसे he said to Rahul give me a pen। अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट लगा दो अपनी तरफ से, क्या जा रहा है रिक्वेस्टेड एंड उसके बाद आप सेंटेंस बना दीजिए। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको देख के ही समझ में आ गया कि यार इसको ऑर्डर दे रहा होगा या रिक्वेस्ट कर रहा होगा
तो आप लगा दीजिए ऑर्डर या रिक्वेस्ट। अगर नहीं समझ में आ रहा तो रिक्वेस्ट तो यूनिवर्सल है, आप कहीं भी लगा सकते हो। और ऐसे भी अगर आप अपने सर्वेंट से भी रिक्वेस्ट करोगे तो कोई छोटे थोड़ी बन जाओगे, लेकिन आपको अगर डायरेक्टली दिख रहा है कि सर्वेंट है तो रिक्वेस्ट वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। कमांडेड, ऑर्डर्ड, आस्क्ड, इस तरीके के वर्ड्स आपको यूज करने चाहिए। सो दिस इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाते टाइम आपको क्या करना है, टू का यूज करना है। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ओपन द डोर। फिर हम ले लेते हैं हमारा अगला सेंटेंस, टॉम सेड टू नेथन विल यू अटेंड द मीटिंग टुमारो। ये एक क्वेश्चन है और अगला वाला जो सेंटेंस है वो भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन दो तरीके के पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आंसर यस या नो में आता है, और दूसरा क्वेश्चन ऐसा होता है यस या नो में नहीं आता, उसका कुछ और आंसर होता है। तो इन दोनों का अलग अलग तरीके से आपको यूज करना होता है, अलग अलग तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में बनता है। सो ही सेड टू नेथन, यहाँ क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड टॉम, टॉम आस्क्ड नेथन। अब देखो यहाँ सेड टू को आपने क्या बना दिया, आस्क्ड, बिकॉज ही हैज आस्क्ड ए क्वेश्चन। कॉमा हटाएंगे, यहाँ पे आपको इफ लगाना है। इफ के अलावा आप वेदर भी लगा सकते हैं, WHETHER, ये है स्पेलिंग WHETHER, वेदर। मौसम वाले वेदर की स्पेलिंग मत लिख देना। अगर आपको अपनी तरफ से लिखना है टू बी ऑन द सेफर साइड, यूज इफ, स्पेलिंग इसकी इजी होती है। सो इफ, अब देखो यहाँ पे विल आगे आ रहा, तो विल आगे की जगह पीछे चला जाएगा। यू के पहले आ रहा था विल का क्या बनता है, वुड, हमने अभी देखा था, तो वो जाएगा पीछे। Tom asked Nathan if he would attend the meeting. Tomorrow को हम क्या लिख देंगे, the following day, and you will put a full stop. जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है उसमें आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में आप कभी भी क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते हैं, उसमें फुल स्टॉप ही आएगा। और जो हेल्पिंग वर्ब है ये आगे आती है, ये पीछे चली जाएगी। यू के पहले आ रही है, मतलब सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में वो सब्जेक्ट के पीछे चली जाएगी। नाउ वी चेक द नेक्स्ट सेंटेंस। ये नेक्स्ट सेंटेंस कैसा है जिसका आंसर यस या नो में नहीं आएगा। जैसे विल यू अटेंड द मीटिंग, यस। विल यू अटेंड द मीटिंग, नो। तो यस या नो में इसका आंसर आ सकता है। अगला वाला जो क्वेश्चन है इसका नाम यस, इसका आंसर यस या नो में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जॉन सेड टू मिरांडा व्हाट इज योर नेम। जॉन सेड टू मिरांडा व्हाट इज योर नेम। अब व्हाट इज योर नेम में यस थोड़ी आंसर बोलेगी, अपना नाम बताएगी ना। तो ऐसा क्वेश्चन जो है इसका आंसर कैसे दिया जाएगा, अगेन सी, जॉन आस्क्ड मिरांडा, इसमें इफ नहीं लगेगा, इफ वेदर नहीं लगेगा। इफ या वेदर ऐसे क्वेश्चन में जिसका आंसर यस या नो में आ रहा है वहां लगता है। जॉन आस्क्ड मिरांडा व्हाट हर नेम वाज, इसका क्या बन जाएगा, वाज। रिमेंबर सारे रूल्स एक साथ इंप्लीमेंट होते, प्रेजेंट टेंस का जो है ना वो रिस्पेक्टिव पास्ट टेंस बनेगा। क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर फुल स्टॉप लगेगा। सो जॉन आस्क्ड मिरांडा व्हाट हर नेम वाज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे व्हाट इज योर नेम, इज आगे आ रहा था, अब इज का बन गया वाज, और वाज पीछे चला गया, व्हाट हर नेम वाज। और इसके साथ हम चलते हैं हमारे लास्ट सेंटेंस पे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। हरी सेड वाओ वी हैव वन द ट्रॉफी। दिस काइंड ऑफ अ सेंटेंस इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें आप सरप्राइज के साथ कुछ बोलते हो, आप बहुत खुश हो या किसी चीज को लेकर दुखी हो आप, तो जो सेंटेंस आप बोलते हैं इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ तो खुश है ना भाई क्योंकि जीत गए हैं। हरी सेड वाओ वी हैव वन द ट्रॉफी। तो इस तरह का जो सेंटेंस है इसमें हम क्या बोलेंगे, जैसे वाओ बोल रहा मतलब खुशी से बोल रहा है, सो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ऐसे अगर कोई जैसे बोल रहा, जैसे किसी की डेथ हो गई या ऐसा कुछ, तो ही सेड विथ सॉरो ऐसा कुछ हो सकता है, या ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो ऐसा कुछ लिखते हैं वहां पर जब आप कोई नेगेटिव थॉट है। तो यहाँ पर ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय वी हैव वन द ट्रॉफी। We have won is present perfect tense, it will become past perfect tense. So Hari exclaimed with joy that they had won the trophy. Now see, we क्यों बोल रहा है, हरी बोल रहा है तो वो we लगा रहा, we changes to they. आपको सारे वर्ड्स पे ध्यान देना है कि कौन से वर्ड किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, और ये बारीक बारीक से जो चीजें हैं फ्रेंड्स आपको इन्हीं पे जज किया जाने वाला है। आप ये सोचो कि हाँ बहुत हर सेंटेंस से आपको बहुत आसान आने वाला है, तो नहीं। वो आपको ऑप्शन ऐसा दे सकते हैं जैसे इसी में, तो वी को उन्होंने एक में वी रख लिया, एक में दे बना दिया, एक में ही लगा दिया। अब आपको डिसाइड करना है डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस कि क्या होना चाहिए। हरी सेड वाओ वी हैव वन द मैच, ही डिडंट से आई हैव वन द ट्रॉफी और आई हैव वन द मैच। नो, आई अगर बोलता तो ही आता। सो इट डिपेंड्स ऑन द वर्ड दैट इज यूज्ड देयर। तो आपको जब आप सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और इसी के साथ ही हम आ जाते हैं हमारे कंक्लूजन के इस वीडियो लेक्चर के। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ग्रामर के उनको मैंने लेने की कोशिश की, बहुत अच्छे से आई हैव डन माय बेस्ट। मैंने सारे डाइवर्सिफाइड एग्जांपल्स दिए ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। जो डिटर्मिनर्स वगैरह है वो बहुत ही बेसिक होते हैं, टेंसेस बहुत बेसिक होते हैं। आई अज्यूम कि आप 10th क्लास में उनको तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
वो आप प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिएगा। बाकी जो ऐसी चीज़ें जहाँ पर यू आर लाइकली टू मेक मिस्टेक्स, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो लेक्चर में कवर कर ली है। सो दैट वुड बी इट फॉर नाउ। गुड बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।